Hello friends, I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Today we are going to continue the second chapter of microeconomics, that is consumer equilibrium. So let's start. Friends, we already discussed some points of this chapter in the previous videos. हम काफ़ी कुछ cover कर चुके हैं. That we already cover कि there are two approaches, cardinal utility approach and ordinal utility approach. Cardinal utility approach says that you have to express your satisfaction in terms of utils. इसमें उन्होंने DMU एक्सप्लेन करा है. देन दे से दैट कि व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन वी कैन गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. बट और दे आर सर्टेन इकोनॉमिस्ट हु सेड दैट कि हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन को पॉइंट्स में या नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. हम उनको प्रेफरेंस लेवल पर बांट सकते हैं कि भाई मुझे कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो मैं उसको प्रेफरेंस 1 दूंगी और जो चीज़ कम पसंद है उसे प्रेफरेंस 2 दूंगी, जिसको हमने कहा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और जिसको हिक्सन ने दिया. और इसी को समझते हुए वी ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द IC इंडिफरेंस कर्व, जिसमें हमने एक ऐसा कर्व बनाया जिसमें नंबर ऑफ सेट्स निकल कर आ रहे थे और हर सेट पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका क्या था, इक्वल था. ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रिफर करते हैं. देन वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द IC मैप. हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. हमने पढ़ लिया कि जितनी ज़्यादा IC होगी उतना ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा. बट ऑब्वियसली कोई भी पर्सन हो इन द वर्ल्ड एंड इफ आई सेड कि जितनी ऊंची IC होगी उतना सेटिस्फेक्शन होगा, तो हर पर्सन इस पर टिक करेगा दैट आई वांट टू अचीव IC3. बट व्हाट टू अबाउट द बजट? IC3 मीन्स मोर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स मोर प्राइस ऑफ द गुड्स, एंड मोर प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स यू हैव टू स्पेंड मोर, योर बजट शुड बी हाई. लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप IC3 कैसे अचीव कर सकते हैं? So it means consumer can get consumer equilibrium with the help of IC curve on the which is equal to its budget. इनकी बजट को देखते हुए जब आप अपनी IC कर्व चूज़ करते हैं at that point you get the consumer equilibrium. So हम इसमें यही पढ़ने जा रहे हैं. So firstly we would understood what is consumer budget. Consumer budget क्या होता है कि कंज्यूमर बजट है कि वो रियल इनकम कंज्यूमर की, यानी कि जो कंज्यूमर की वो परचेसिंग पावर जो वो किसी भी दो गुड्स के बंडल को खरीदने के लिए पैसे देने के लिए तैयार है. यानी कि कंज्यूमर बजट क्या कहता है कि कंज्यूमर की वो इनकम जिसको वो खर्च करने के लिए तैयार है या जिसके अकॉर्डिंग वो कोई भी सेट ऑफ गुड्स खरीदने के लिए रेडी है या वो परचेज कर सकता है, उसका बजट अलाउ करता है कि वो इतना परचेज कर सकता है. दैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर बजट. ठीक है. So what is budget line or the price line? Budget line और price line क्या है? It is a graphical representation. जब हम इसी बजट सेट को, जो अभी हमने कंज्यूमर बजट की बात करी, इसमें जो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेकर आएंगे उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट लाइन एंड द प्राइस लाइन. अब तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा कि हमने पीछे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट पढ़े हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है और उसकी हमने अलग अलग पॉइंट्स को डिपिक्ट करा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा तो इंडिफरेंस कर्व बनकर तैयार हो गया. जो हमने टेबल बनाई वो इंडिफरेंस शेड्यूल हो जाता है. जो हमने बंडल्स बनाए उसे इंडिफरेंस सेट कहते हैं. इसी तरीके से जो आपका बजट है, जो भाई मेरे पास आई कैन स्पेंड ₹1000, तो ₹1000 इज़ माई कंज्यूमर बजट. ठीक है. अब इस कंज्यूमर बजट में इस 1000 रुपये में जो मैं दो गुड्स को खरीदने के लिए रेडी हूँ, कि फॉर एग्जांपल मैं खरीद रही हूँ एप्पल एंड बनाना, तो एप्पल एंड बनाना का जो कॉम्बिनेशन मैं खरीदूँगी अलग अलग, कि मैं 4 एप्पल खरीदूँ, 2 बनाना खरीदूँ, 3 एप्पल खरीदूँ या 3 बनाना खरीदूँ, इसके संग जो आपकी एक लाइन बनकर तैयार होगी अलग अलग सेट्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट लाइन और इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं. So it is a graphical representation of all possible combination of two goods which can be purchased with given income and prices such that कि जो कॉस्ट है हर कॉम्बिनेशन की वो मनी इनकम के बराबर होनी चाहिए. कॉस्ट कैसे, मतलब कि वो ये कह रहे हैं आप अपनी बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते, यहाँ नहीं लाई कर सकते, आपको इसी पे लाइन करना है. तो बजट लाइन वो है जो आपके प्राइस की कॉस्ट के बराबर है और आपकी मनी वैल्यू के बराबर है. अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो ये बजट लाइन 1000 रुपये के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, ना 1100 के अकॉर्डिंग बनी हुई है, ना ही 900 के अकॉर्डिंग बनी हुई है. जो भी आपकी कॉस्ट है, अगर आपके दो चीज़ों पे खर्च करने का जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ हम खर्च करने पर 1000 रुपीज़ को एक स्पेंड करने पर आपके जो अलग अलग बजट सेट तैयार हुए हैं उनको मिलाकर जो बनी, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट लाइन. वी कैन आल्सो से it is a locus of different combination of the two goods which the consumer consumes and which cost exactly his income.
क्लियर? यानी कि बजट लाइन आपके बजट के बिल्कुल बराबर ही बनाई जाएगी कि माना गुड्स 100 रुपये के हैं और आपने 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग ही वो पूरी बजट लाइन बनकर तैयार होगी, ना तो वो बजट लाइन 110 रुपये के अकॉर्डिंग होगी, ना ही वो 90 रुपये के अकॉर्डिंग होगी। जो बजट लाइन होगी वो 100 रुपीज़ के बराबर होगी, क्योंकि कॉस्ट 100 रुपीज़ है और आपका बजट भी कितना है, 100 रुपीज़। सो व्हाट इज़ बजट सेट, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ बने, अलग अलग जो भी कॉम्बिनेशन मिलकर आएंगे उस 100 रुपये से हम जितने पेयर अलग अलग बने, कि मैं चाहूँ तो ये पेयर खरीद लूँ, मैं चाहूँ तो ये सेट खरीद लूँ, मैं चाहूँ तो ये सेट खरीद लूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट सेट. It is a set of all possible combination of the two goods which our consumer can afford given his income and prices in the market. Then what is the difference between budget set and budget line? बजट सेट और बजट लाइन में क्या अंतर है? बजट सेट में तो वो सारे पॉसिबल बंडल आएंगे जिनकी कॉस्ट आपकी मनी इनकम से कम या मनी इनकम से के बराबर है. क्या मैंने बोला था कि बजट लाइन अगर ये 100 रुपये की है तो ये 100 ही रुपये की है, ना तो 110 की है ना ही 90 की है. लेकिन बजट सेट का मतलब क्या है कि आप 100 रुपये तक की चीज़ खरीद सकते हो. यानी कि आप चाहे तो 100 रुपये की चीज़ खरीद लो, चाहे 90 रुपये की चीज़ खरीद लो, चाहे 80 रुपये की खरीद लो. यानी कि इस बजट लाइन के ऊपर या इस बजट लाइन के अंदर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो आप अपनी इनकम से खरीद सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट सेट. क्लियर? तो पहला डिफरेंस यही है कि जो बजट सेट है वो तो बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर की भी हो सकती है, क्योंकि मैं चाहूँ मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 90 रुपये भी खर्च कर सकती हूँ, मैं 100 रुपये भी खर्च कर सकती हूँ, मैं 80, 70, यानी कि 100 या 100 से कम कितने भी पैसे खर्च करके जो भी सेट बनेंगे, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में खरीद सकती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट सेट. जबकि बजट लाइन क्या है? वो ऑल दोज बंडल विच कैन कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम. बजट लाइन है कि उसके पास जितनी इनकम है सब कुछ खर्च करने के बाद जो मैक्सिमम वो खरीद सकता है, जो डिफरेंट जो एक लाइन बनकर आई, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट लाइन. तो यानी कि बजट सेट बिलो भी बजट लाइन आ सकता है या ऑन दी बजट लाइन आ सकता है, जबकि जो बजट लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ बजट लाइन पर ही लाई करेगी, इसके अंदर कहीं लाई नहीं करेगी. देन अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, यानी कि अगर मैं कैसे पता लगेगा कि किसी भी चीज़ की बजट लाइन क्या होगी, तो उसके लिए सबसे बहुत सिंपल फार्मूला दे हैव ड्राइव्ड कि अगर मुझे मनी इनकम, अगर मेरे पास 500 रुपये हैं तो ऑब्वियसली बात है 500 रुपये से ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकती. चलिए अब मुझे 2 गुड्स खरीदने हैं, एक खरीदना है एप्पल और एक खरीदना है बनाना. तो एप्पल के प्राइस है माना 10 रुपये और क्वान्टिटी वो मैं डिपेंड करेगी मैं कितनी खरीदती हूँ, और बनाना के प्राइस है 20 रुपीज़, तो उसकी क्वान्टिटी, यानी कि एप्पल की क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्पल के प्राइस से, बनाना की क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दीजिए बनाना के प्राइस से, टोटल आपका 500 के बराबर होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड एज बजट लाइन. इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? बजट लाइन निकाल सकते हैं. ठीक है. सो अभी हम इसे एक शेड्यूल प्लस एक लाइन के अकॉर्डिंग समझेंगे, एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे. जैसा कि हमें पता है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है उसे हम स्केड्यूल ऑफ एनीथिंग कहते हैं. तो अभी हम स्केड्यूल ऑफ बजट लाइन की बात करते हैं. अब उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव 20 रुपीज़, आपकी इनकम कितनी है? 20 रुपीज़ है. तो इस 20 रुपीज़ से आप बनाना खरीदना चाहते हैं और एप्पल खरीदना चाहते हैं. एप्पल है 4 रुपीज़ और बनाना है 2 रुपीज़ ईच. तो अगर आप बनाना का एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप सिर्फ सारा पैसा कहाँ लगाएंगे? एप्पल पर लगाएंगे. अगर एप्पल 4 रुपीज़ का है तो आप कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे एप्पल की? 5 क्वांटिटी. तो 5 × 4 20. अब आपने सोचा कि चलो मैं बनाना भी खरीद लेता हूँ. अब पैसे तो नहीं है, अब बनाना भी लेना है तो एप्पल की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी. तो आपने एप्पल की क्वांटिटी 1 कम कर दी, यानी कि 4, और इसके रेस्पेक्ट में आपके 2 बनाना आ गए क्योंकि बनाना की कीमत है 2 रुपये ईच. अगेन 20. आपने सोचा चलो मैं एक और बनाना ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ. तो ऐसे आपने एप्पल की कम करते चले गए, बनाना ज़्यादा लेते चले गए, लेकिन जो मनी इनकम है वो आपकी 20 ही रही, इससे ऊपर नहीं जाएगी. ठीक है. और अगर एट लास्ट आपने बनाना लिए 10 और एप्पल नहीं लिया एक भी, तो लास्ट आपका आ गया 10. तो बजट लाइन बनाने का सबसे इजी मेथड क्या है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि बजट लाइन बनाकर दे दीजिए, तो आपको सारे को पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाने की ऐसा जरूरत नहीं है कि कितने भी हो सकते हैं. इसलिए सबसे पहले आप एक तरफ तो ले लीजिए कि अगर मैंने एक बार A 0 करा तो B कितना लेंगे, और अगर B 0 करा तो A कितना लेंगे, और उनके मैक्सिमम पॉइंट्स को मिला दीजिए तो आपकी बजट लाइन बनकर तैयार हो जाएगी. समझ आया? दोबारा समझ लेते हैं. मैं ये कह रही हूँ कि इफ़ यू वांट टू मेक दिस बजट लाइन, ये बजट लाइन बनाने के लिए आप सबसे पहले एक काम करिए, एक बार कर दीजिए बनाना को 0, कि अगर मैं बनाना एक भी ना लूँ तो 20 रुपये में एप्पल कितने आएंगे. एक बार कर दीजिए एप्पल को 0,
और उसको उन दोनों लाइन को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ताकि बजट लाइन में आ जाएगी। और इसका मतलब यही है कि सारे कॉम्बिनेशन क्या है, बजट सेट। ये क्या है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज बजट सेट। JIHGFE ये सब क्या है, बजट सेट है। और D भी बजट सेट है। बजट सेट क्यों है, क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर आ रहा है। बजट लाइन हमारे दोनों होते हैं, ओवर दी बजट लाइन या इनसाइड दी बजट लाइन, जो भी हमारा पॉइंट होता है वो होता है बजट सेट। नाउ व्हाट इज सी इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। आप इसे अचीव करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, बजट अलाउ नहीं कर रहा, तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ये मैं अचीव नहीं कर सकती। क्लियर। नेक्स्ट, बजट लाइन से रिलेटेड उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। ऑब्वियसली बजट लाइन जो ए बी होगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। सेम रीज़न कि अगर आपको बनाना ज़्यादा चाहिए तो एप्पल को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। जो बंडल होगी हर एक की कॉस्ट बराबर होगी। अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे, सब में 20 ही रुपये थे, 20 रुपये से ज़्यादा हमने किसी में खर्च नहीं करे। बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर मनी इनकम शोज अंडर स्पेंडिंग। अगर आपने जो एक पॉइंट था डी, जो मैंने कहा था बजट सेट है, वो बजट लाइन नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने बजट से कम पैसा खर्च करा है तो वो जो पॉइंट होगा वो बजट लाइन के इनसाइड लाई करेगा। जैसा कि अभी ने कहा था कि ये हमारी बजट लाइन है, ये बजट लाइन 20 रुपये के अकॉर्डिंग बनी थी। अगर मैं इस पर 18 रुपये खर्च कर रही हूँ, 20 रुपये खर्च नहीं कर रही हूँ और मैं इनसाइड कहीं यहाँ लाई कर रही हूँ, तो दिस पॉइंट इज इंडिकेट इनसाइड दी बजट लाइन, नॉट ओवर दी बजट लाइन। ठीक है। और अगर मैं ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहती हूँ, यानी कि मैं बाहर का कोई स्पेंड करना चाहती हूँ, तो ये आउटसाइड द बजट लाइन हो जाएगा। इसकी मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं खर्च नहीं कर सकती। तो अगर मैं 22 रुपये खर्च करना चाह रही हूँ तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जो कि बजट लाइन के बाहर शो होगा। ठीक है। ऑल ऑफ द माई फ्रेंड्स प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इन क्लास 12th और इन क्लास 11th स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, इफ़ यू हैव एनी डायग्राम ऑफ एनी टॉपिक, सो प्लीज़ मेक प्रैक्टिस ऑफ दैट डायग्राम। उस डायग्राम की इतनी प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में आप वो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाकर आएँ। उनकी लेबलिंग अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से उनकी लेबलिंग करिएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर होते हैं अगर आप उसका स्केड्यूल, उसकी ग्राफिकल ग्राफ और उसका ग्राफ का प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छे से करिए आए। ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता सकते हैं हम आपको, कि जैसे ये हमारा ग्राफ है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, वी टेक एप्पल ऑन द एक्स एक्सिस एंड बनाना ऑन द वाई एक्सिस, and if we are going to consume only apple, then we can consume maximum unit of 5, that is represented by this, and if we consume only banana, then we can consume maximum 10, and when we join a b, then we get the budget line. D is the point where we can spend less than our budget, that is inside the budget line, and C is the point which we achieve only when we cross our budget line, that is an unattainable combination. तो ये 4-5 लाइन या 10 एक लाइन आपको अपने ग्राफ के बारे में एक्सप्रेस करनी होती है, ओनली देन यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर। देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, इट विल बी वही कि आपने एक यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए जो दूसरे को सेक्रीफाइस किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज बजट लाइन। और द स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके बराबर होता है, प्राइस रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्राइस रेशियो के बराबर होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव होगा, वही बात, क्योंकि नेगेटिव पार्ट हम ऊपर रखते हैं और पॉजिटिव पार्ट हम नीचे रखते हैं, तो न्यूमरेटर में नेगेटिव वैल्यू होती है इसलिए। तो यानी कि आप एप्पल को गेन करने के लिए जितने हमने बनाना का लॉस करा वो ऊपर, और जितना एप्पल को गेन करने करे वो नीचे, यानी कि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। दिस इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ बजट लाइन। एंड प्राइस रेशियो के बराबर होती है। तो प्राइस रेशियो क्या है, प्राइस रेशियो को हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ गुड ऑन वाई एक्सिस। प्राइस रेशियो कुछ नहीं होता, जो प्राइस है एक्स का उसको डिवाइड कर दीजिए प्राइस ऑफ वाई से। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस रेशियो। क्लियर। देन बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। पहली बात डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नाउ नेगेटिव स्लोप होता है क्योंकि एक ज़्यादा को कंजम्पशन करने के लिए एक को लॉस करना है। स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि आपका बजट मूव ऑन नहीं करता। जो बजट लाइन इसलिए होती है क्योंकि वो प्राइस रेशियो के अकॉर्डिंग होती है। जो प्राइस रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। प्राइस रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो बजट लाइन होती है वो कैसी होती है, आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। नाउ द पॉइंट इज, क्या बजट लाइन भी शिफ्ट हो सकती है? यस, हो सकती है। कब हो सकती है,
कब हो सकती है? जब या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाए। भाई मैंने कहा पीछे प्राइस रेशियो कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट कब तक रहते हैं? जब तक आपका सेम बजट है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। एक बजट लाइन के ऊपर प्राइस रेशियो सेम रहता है, इसलिए वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। लेकिन या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगा या फिर प्रोडक्ट गुड्स के प्राइस चेंज हो जाए। लेट्स अंडरस्टूड वन बाय वन। फर्स्ट इज चेंज इन द कंज्यूमर ऑफ इनकम। इट इज़ वेरी सिंपल पॉइंट कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है या तो वो इंक्रीज़ हो रही होगी या डिक्रीज़ हो रही होगी। तो अगर आपके पास ये बजट लाइन है और कंज्यूमर की इनकम हो रही है इंक्रीज़, तो आप बताइए खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है तो बजट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। सो सिंपल इट इज़, ठीक है। आप ये देख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम कि आपने एप्पल बनाना लिए, आप A-B पे थे, पहले बजट लाइन आपकी A-B थी, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है आप A1 B1 पे शिफ्ट कर जाते हैं, आप A1 B1 पे शिफ्ट कर जाते हैं। और जैसे ही आपकी बजट लाइन वो आपका बजट कम होता है या आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप B2 पर शिफ्ट A2 B2 पर शिफ्ट कर जाते हैं। अगेन डायग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब हमारा सेकेंड पॉइंट था अगर प्राइस ऑफ गुड्स चेंज हो जाते हैं। तो पहला तो ये है कि दोनों ही गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं, या तो दोनों ही गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं या दोनों ही गुड्स के प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं, या एक का इंक्रीज़ हो रहा है और एक का डिक्रीज़ हो रहा है। तो बजट लाइन कैसी होगी? चलिए, अगर दोनों ही गुड्स के प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं, चलिए पहला केस लेते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स डिक्रीजेज। अगर मैं यहाँ पर हूँ और ये मेरा प्रोडक्ट है A और ये है मेरी बजट लाइन B। अगर दोनों ही प्रोडक्ट के प्राइस कम हो रहे हैं, कम होने का मतलब है मैं ज़्यादा खर्चा कर पा रही हूँ, मेरी रियल इनकम बढ़ गई। अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम बढ़ने का मतलब है कि उसका जो बजट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हम कहाँ पहुँच जाएंगे? A1 B1 पर। लेकिन अगर उसके प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो अगेन जस्ट अपोजिट, रियल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर रियल इनकम कम हो जाएगी तो आपका बजट भी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, यानी कि आप लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाते हैं। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट है कि अगर एक के प्राइस इंक्रीज़ हो जाए और एक के प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तब क्या करेंगे? चलिए लेट्स अंडरस्टूड। ये है A, ये है B और इन दोनों पॉइंट का मिलाकर ये आपकी आ गई बजट लाइन। फिर से बना लेते हैं। ये आपकी क्या है? बजट लाइन है। ये A है और ये क्या है आपका? B। अब इस AB पर आपकी बजट लाइन है। अगर मैं कह रही हूँ प्राइस ऑफ A इंक्रीज एंड प्राइस ऑफ B डिक्रीज, अगर प्राइस A के इंक्रीज़ होगा और B के डिक्रीज़ हो गए तब क्या होगा? अगर A के इंक्रीज़ हुए हैं तो A की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम, हम कम खरीदेंगे। और B के घट गए तो हम B की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। तो यानी कि नई हमारी इस तरह से आएगी, इनकी वो इंटरसेक्ट करेगी B1 A1। और इसके अगर अपोजिट हो गया कि ये हमारा बजट लाइन है, अब की बार A के प्राइस तो हो गए डिक्रीज़ और B के प्राइस हो गए इंक्रीज़, तो ऑब्वियसली बात है B का कंजम्पशन हो जाएगा कम और A का कंजम्पशन हो जाएगा ज़्यादा। तो हमारी नई बजट लाइन ये बनकर तैयार होगी, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज चेंज इन द प्राइस ऑफ X एक्सिस या चेंज इन द प्राइस ऑफ Y एक्सिस। अगर ऐसा हो कि एक ही के प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हैं, दूसरे के चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम ये कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ X के प्राइस A के प्राइस चेंज हो रहे हैं, सिर्फ A के ही प्राइस चेंज हैं, तो A तो ऐसे ही, B तो ऐसे ही रहेगा अपनी जगह पर। B तो मैं उतना ही खरीदूँगी जितना खरीद रही थी। अगर A के इंक्रीज़ हो जाते हैं तो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, A के डिक्रीज़ हो जाते हैं तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसका अपोजिट अगर हम देखें कि सिर्फ B में अगर चेंज आता है तो A तो उतना ही रहेगा, और अगर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं तो B का कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगा। B के प्राइस बढ़ जाते हैं तो B का कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर? हियर इट इज़, वी कैन सी कि सिर्फ A की साइड चेंज आया है तो प्राइस बढ़ने पर A का कंजम्पशन गिर गया, प्राइस घटने पर इंक्रीज़ हो गया। B का कम हो जाता है जब प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं और B का कंजम्पशन बढ़ जाएगा अगर प्राइस कम हो जाता है। कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अगर प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो खर्चा तो कम, वो प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड तो कम होगी ही होगी। क्लियर? So I think you all enjoy the video, and if you like the video, please subscribe my channel and click on like icon. So thank you for watching the video.